गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर रहे थे जो भी चर्चा में है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कल। आज हमारा सेकेंड पार्ट है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है एंड क्लाइमेट चेंज है, तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसके कौन कौन सी इनिशिएटिव्स, कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं चर्चा में रही हैं। देखो, इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है हमारे प्रीलिम्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से आते हैं, तो इन्वायरमेंट की रिलेटेड जो भी स्कीम्स है ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलो फिर, इम्पॉर्टेंट है तो हम छोड़ेंगे क्यों, पढ़ ही लेंगे ना। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहली जो स्कीम है वो है नगर वन योजना। नगर वन योजना की अगर हम बात करें तो भैया, नगर वन योजना क्यों लेकर आए हैं हम? तो ये लेकर हम इसलिए आए हैं कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो। क्योंकि हमें पता है कि रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है हमारी इंडिया में, राइट। कोई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी है जो कि बहुत 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 डेवलप्ड है और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि अंडर डेवलप्ड है। तो ऐसा ना हो, हर जगह जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड वे में हो, इसके लिए लेकर आए नगर वन योजना। अब कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं, तो वो फ्री में तो होता नहीं है, हर जगह पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है? तो फंडिंग आती है अंडर कैंपा। कैंपा क्या है वो आपने अब तक स्टैटिक में ज़रूर पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फटाफट से पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कैंपा क्या है? कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो 2016 में आया, उसमें जो फंड इकट्ठा होता है ना, वहीं से इस जो योजना है इसकी फंडिंग होगी। कब लॉन्च हुई है? तो लॉन्च हुई है 2020 में ऑन दी इवेंट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब मनाया जाता है? 5 जून, राइट। तो अब इसमें क्या है, इसमें 400 नगर वन प्रोवाइडेड की जाती है। 400 नगर वन हम डेवलप करेंगे और 200 नगर वाटिका को डेवलप करेंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। तो 400 नगर वन बनाएंगे और 200 नगर वाटिका बनाएंगे। अब जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे बनाएंगे? जो नगर वन बनाने हैं या फिर हमें जो नगर वाटिका बनानी है वो कहाँ पर बनाएंगे? अपने घरों में बना लेंगे क्या? नहीं जी। तो इसके लिए चाहे वो एग्जिस्टिंग कोई फॉरेस्ट लैंड है जो कि डिग्रेड हो गया है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई वैकेंट लैंड जो है, जो पड़ी हुई है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उस पर भी क्या कर सकते हैं हम, ये जो प्लांटिंग है इसको कर सकते हैं। और ये जो वन उद्यान बन जाएंगे, इसको मेंटेन कौन करेगा? भाई पेड़ लगा दिए, फिर उसकी देखभाल करनी कौन करेगा? पेड़ लगाकर काम थोड़ा ना हो जाएगा, पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करनी है। तो देखभाल कौन करेगा? तो इनको मेंटेन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको मेंटेन करेगी। अब अगर हम बात करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम फंड कर सकते हैं अंडर दी कैंपा, ठीक है। तो कैंपा जो है इसके अंडर हम क्या कर सकते हैं? नर्सरीज बना सकते हैं। फॉरेस्ट लैंड जो है जो कि डिग्रेड हो गया उसको ठीक कर सकते हैं। फॉरेस्ट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉइल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स भी हम ले सकते हैं। सेकेंड है हमारी स्कीम जो है वो है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्रॉप मैनेजमेंट करना है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि पता रहे कि भैया जो मौसम है वो कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ जाएगा, कब हवाएं चलेंगी, कब ओले गिरेंगे, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती है अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसको इम्प्लीमेंट कर रही है IMD, ICAR और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मीडियम रेंज की वेदर फॉरकास्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी तक हम जो वेदर फॉरकास्ट देखते हैं वो हमें एक बड़े एरिया की वेदर फॉरकास्ट मिलती है। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर भी वेदर कैसा रहेगा ये पता चल सकता है। सेकेंड मिनिस्ट्री की बात करें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री की तो हमने स्कीम्स देख ली। अब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारी मीति है, मीति क्या क्या स्कीम्स लेकर आई है जो भी चर्चा में है? तो मीति की एक स्कीम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। वही न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम डिजिटल इंडिया की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अब ये क्यों लेकर आए हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो इसका पर्पस ये है कि इंडिया को हम डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें काम जो डिजिटली हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी सब स्कीम्स इंक्लूडेड हैं। ये इसका मोड देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ये जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। जितनी भी गवर्नमेंट है, पूरी सरकार नीति के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रही है और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ऑब्जेक्टिव हमने देखा है कि डिजिटली इंडिया को डिजिटल बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना चाह रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो 9 पिलर्स हैं, जो कि ग्रोथ एरियाज़ के 9 पिलर्स हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब 9 पिलर्स कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं 9 पिलर्स को भी। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ब्रॉडबैंड, हाईवेज, इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सल एक्सेस देना है, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको और ज़्यादा बूस्ट अप करना है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लेकर आना है, आईटी की जॉब्स देनी है, ई गवर्नेंस करनी है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स लेकर आने हैं। तो ये 9 पिलर्स हैं जिस पर ये टिकी हुई है हमारी डिजिटल इंडिया, और ये जो प्रोग्राम है इस पर ही फोकस कर रहा है। कुछ की एजेंसीज़ हैं जो कि ये जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से इसको इनेबल करती हुई नज़र आती हैं, जैसे कि हमारी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कॉमन सर्विस सेंटर एंड स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। प्रोग्राम मैनेजमेंट कौन कौन करता है, तो इसको मैनेज करता है एक मॉनिटरिंग कमेटी, साथ ही साथ में डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया है, एक अपेक्स कमेटी भी है। अपेक्स कमेटी कौन है, अपेक्स कमेटी है कैबिनेट सेक्रेटरी। डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप कौन किसके अंडर आ रहा है, उसके चेयर रहते हैं हमारे जो मिनिस्ट्री हैं मीति के, वो रहेंगे, इसके चेयर करेंगे। मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसके चेयरपर्सन कौन है, हमारे पीएम चेयरपर्सन होते हैं। कुछ और स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं जो कि मीति के अभी इस जो है न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। अब ये जो है पोर्टल हमने क्यों बनाया, जिससे कि जो गवर्नमेंट बायर्स हैं, जैसे कि हमारे कोई सरकारी दफ्तर में कोई सामान खरीदना है उनको, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब वो सामान किसी रिटेलर से नहीं खरीदेंगे या मार्केट में जाकर नहीं खरीदेंगे, बल्कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से वो सामान खरीदेंगे। ये एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप किसने किया है, अगर हम बात करें किसने डेवलप किया है भाई, तो इसको मीति के अंडर ही ये डेवलप हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट बायर्स जो हैं वो अगर उनको कोई भी सामान खरीदना है तो वो यहीं से खरीदेंगे। ये बात जो है ये पक्की बात कर दी गई है कि जितने गवर्नमेंट बायर्स हैं वो यहाँ से ही अपने सामान खरीदेंगे। प्राइवेट बायर्स यहाँ से नहीं खरीद सकते, लेकिन अपने सामान बेच सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सप्लायर जो हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट जो पर्सन हैं वो भी सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सामान बेच सकते हैं, बट खरीदेगा कौन, सिर्फ सरकार ही यहाँ पर खरीदते हुए नजर आएगी। फिर नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एआई रेडीनेस को बनाना चाह रहे हैं यूथ के अंदर। ठीक है, लॉन्च किया है मीति और इंटेल इंडिया ने मिलकर। बेनिफिशरी जो है क्लास 8 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया जेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसका एम है कि हम क्या करना चाहते हैं, जो टेक इकोसिस्टम जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा हम स्केल अप बूस्ट अप सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। ये एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है मीति के द्वारा। 750 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। ठीक है, इतना हमको बस याद रखना है। इंडिया स्टैक की बात करें तो इंडिया स्टैक क्या है, ये ग्लोबल रिपोजिटरी है की प्रोजेक्ट्स की, जिसको इंडिया स्टैक के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे आधार है, यूपी है, डिजी लॉकर है, ये सब इंडिया स्टैक के अंडर ही आ रहे हैं। इसमें क्या है, इंडिया को हम डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में लीडर के रूप में बनाना चाहते हैं। इंडिया स्टैक क्या है, एक मॉनिटर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ओपन एपीआई प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स जो है, आइडेंटिटी है, डेटा है, पेमेंट है, इन सबको क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं।
नेक्स्ट है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम। इसका एम है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, जो मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमारे इंडिया में अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपने जो यूनिट्स हैं उनको सेट करेंगे। इससे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें एक लिंकेज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी स्कीम्स की बात करें तो माई स्कीम है, जिसमें वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर यूज़र्स जो हैं उन स्कीम्स को फाइंड कर सकते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं। मेरी पहचान ये क्या है, तो ये एक जो है नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन जो हैं उसको एक्सेस हम कर सकते हैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जो है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैन पावर को ट्रेन कर रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर चिप्स को बना सकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लेकर आई है। तो ये जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसको हम PT 365 में भी कवर कर चुके हैं। फिर से यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो स्कीम है ये अनाउंस हुई है, हमारे जो नया बजट अभी आया है इसी साल का, उसी में ये अनाउंस हुई है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीमेन को और ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है, वीमेन में गर्ल्स भी इंक्लूडेड हैं। क्या फीचर्स हैं इस स्कीम के, तो अकाउंट जो है वो एक इंडिविजुअल गर्ल या फिर वीमन का खुल सकता है। डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 2 सालों तक। ठीक है, 7.5% का इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होगा क्वार्टरली। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वीमन कर सकती हैं, उनके लिए अट्रैक्टिव ऑफर रहेगा। पार्शियल विड्रॉल भी हम कर सकते हैं अगर 1 साल पूरी हो जाए, और हो सकता है कि कभी इमरजेंसी आ गई तो आप 40% पैसा अपना निकाल भी सकते हैं। सिर्फ 1,000 रुपये से यहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं, 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर डिपॉजिट कर पाएंगे। और दूसरी बात करें तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो जिसने 7 साल अभी पूरे कर लिए हैं, इसकी बात करें तो ये बताओ, ये जो स्कीम है कल हमने चर्चा की थी ना कि स्कीम्स में 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि सेंट्रल सेक्टर्ड है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, तो अब ये स्कीम जो है ये कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, इसका पर्पस है कि हर इंडियन को हम एम्पावर करेंगे और उनको अपने पैरों पर खड़े होने में इनेबल करेंगे। आप बोलेंगे मैं पैरों पे, तो हम अपने खड़े ही होते हैं और किसी और के पैरों पे खड़े होकर चल रहे हैं। नहीं, वो वाला पैरों पे खड़े होने का मतलब नहीं है। यहाँ पर है कि मतलब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी और के ऊपर नहीं, फाइनेंशियली भी नहीं, इकोनॉमिकली भी नहीं। ठीक है, तो वो होता है जो हम लोग बोलते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े होंगे, कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, वो वाला है ये पैरों पे खड़े होना। मतलब कि अपने लिए और खुद से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, फाइनेंशियली खुद आप अपने आप को क्या कर पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। ठीक है, अब एंटरप्राइजेस कौन कौन से कवर्ड होते हैं, तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्री एलिड सर्विसेज जो है, ट्रेडिंग सेक्टर है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। रीफाइनेंस कौन कर रहा है, तो हमारी जो सिड भी है वो यहाँ पर रीफाइनेंस करते हुए नज़र आएगी। यहाँ पर होगा क्या, तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कम से कम एक SC और एक ST बोरोवर के लिए, और जिसमें एक वीमन बोरोवर हर बैंक से होनी चाहिए। ठीक है, जो कि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को सेट करेगी, इसके लिए ये रुपए मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एक्सक्लूड किया जाएगा, तो 18 साल से बड़ी कोई SC ST और वुमेन है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लोन्स जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही अवेलेबल हैं। कम से कम 51% जो स्टेक है वो SC ST वुमेन के पास में ही होना चाहिए। बोरोवर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट में नहीं होना चाहिए किसी बैंक के साथ में, तो चाहे लोन ले रखे हैं 10 बैंक से और पे किसी का नहीं करा और लोन लेने चले आए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कोलेटरल फ्री रहेगा, इसमें कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। लोन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी जो है, उसके अलावा जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, तो बैंक डिसाइड करेंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो रहेगा, लोन जो है हम 7 सालों में पे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि प्रॉमिसरी नोट के तरीके से होते हैं, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बैंक से मिलते हैं आपको, आप पैसा देते हैं और ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड तो ले लेते हैं, बट इसमें आपको ऐसा नहीं इंटरेस्ट मिलेगा, बाद में आप उसको जमा करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा और इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें पेई का नाम नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2017 के बजट जो आया था उसमें ये इंट्रोड्यूस हुए थे।
अब जो है इसको परचेस हम कर सकते हैं 1000 के मल्टीपल्स में, ठीक है। 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट में इसको परचेज कर सकते हैं। स्पेसिफाइड ब्रांचेस हैं एसबीआई की, बस वहीं पे मिलेगा, ऐसे नहीं किसी बैंक में चलेगा और कहें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे दो तो नहीं मिलेगा। 10 दिनों तक ये मिलते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में जो 10 दिन होते हैं, 10 दिन तक ये मिलते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, तो इंडिया का कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो इस बॉन्ड को खरीद सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो कि 29A सेक्शन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो एलिजिबल हैं, उनको ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए जा सकते हैं। अब रिसिपिएंट जो है पॉलिटिकल पार्टी जिनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं तो क्या होगा कि उनको ये इनकैश कराना ज़रूरी है 15 दिनों के अंदर, ठीक है। 15 दिन के बाद अगर इन्होंने इनकैश नहीं कराया तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में इसका पैसा चला जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको फिर से लाया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सेंटर और स्टेट्स के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनको अपनी जितनी भी लास्ट उन्होंने सैलरी निकाली होती थी उसके अंदर वो रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट से पहले जो उनकी लास्ट सैलरी उनको मिली है उसकी आधी जो सैलरी है वो पेंशन के रूप में मिलती थी, ठीक है। और उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती थी कि अपने पेंशन के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब जो नई पेंशन स्कीम है इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है एम्प्लॉय को कि हम पेंशन लेंगे तो उसके लिए अभी से शुरुआत में जब उनकी जॉब चल रही होती है तभी उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पहली वाली स्कीम थी वही अच्छी है, वही आनी चाहिए। अब डिफरेंस क्या है नए पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में, इसको देख लेते हैं। नेचर क्या है, तो नया जो नई स्कीम है इसमें कंट्रीब्यूशन पेंशन है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी पेंशन के लिए। ओल्ड में हमने देखा ही है कि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, जितनी भी सैलरी रिटायरमेंट से पहले ली होती थी उसकी आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलती थी। कौन कौन एलिजिबल हैं, तो जो नया वाला जो हमारा नया पेंशन स्कीम है उसमें 18 से 65 साल तक के जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम था इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही एलिजिबल होते थे। रिस्क की बात करें तो नए जो हमारा नया सिस्टम है इसमें रिस्क है, लेकिन जो पहला वाला सिस्टम था उसमें कोई रिस्क नहीं थी। पेंशन अमाउंट कितना मिल रहा था रिटायरमेंट में, तो 60% पेंशन फंड जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। कब, नए वाले सिस्टम में, और पुराने वाले सिस्टम में 50% हमें मिल जाती थी जितनी लास्ट ड्रॉ सैलरी होती थी उसका। नेक्स्ट स्कीम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 1,00,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो इस स्कीम को एलोकेट किया गया है। इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाएगा जिससे कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। लोन जो है इस स्कीम में वो ओवर एंड अबव जो नॉर्मल बोरिंग सीलिंग है जो स्टेट्स को अलाउ की गई है उससे ज़्यादा, उसके अलावा ये जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि पीएम गति शक्ति से रिलेटेड जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पर स्टेट्स कर पाएंगी। इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीच में इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है। देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है इसमें लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो कि 55 साल तक की जो है लाइफ को कवर करती है। और जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना है एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जो जीवन ज्योति बीमा है इसमें सिटीजन्स एलिजिबल होते हैं, एनआरआईज भी एलिजिबल होते हैं जिनकी एज जो है 18 से 50 साल तक की है वो इसमें एलिजिबल हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें एनआरआईज भी इंक्लूड है, सिटीजन्स भी इंक्लूड है जिनकी एज 18 से 70 साल है। तो एज में आप देख सकते हैं इधर 50 है इधर 70 है। रिस्क किस क्या क्या कवर होगी, तो जो जीवन ज्योति बीमा है इसमें अगर किसी भी रीजन से डेथ हो जाती है 45 दिनों के बाद में, इनरोलमेंट हो गया उसके 45 दिनों के बाद में अगर डेथ हो जाती है तो आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर क्या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसमें जो सुरक्षा बीमा योजना है इसमें कवर किया जाएगा। कवरेज की बात करें तो जो डेथ है अगर जो जीवन ज्योति वाला है उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर हम बात करें सुरक्षा बीमा वाली तो इसमें 2 लाख मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ के और 1 लाख मिलेगा अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसमें एलआईसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, इधर जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कवर कर रही हैं। प्रीमियम की बात करें तो जीवन ज्योति में 436 रुपीज़ जो है हर साल हमें पे करने पड़ेंगे प्रीमियम के तौर पर, और यहाँ पर जो सुरक्षा बीमा है इसे 20 रुपये देने पड़ेंगे हर साल।
नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है कि हम गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इसको इम्प्लीमेंट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द एनपीएस। और एलिजिबल कौन है? तो वो सारे लोग जिनका बैंक अकाउंट है 18 से 40 साल के, तो इसमें एलिजिबल हैं। बेनिफिट क्या है कि इनको जो है मिनिमम मंथली पेंशन जो है 1000 रुपये तक की मिल जाएगी, गारंटी है इस बात की। और ये इनका मल्टीपल हो सकता है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की ये जो है पेंशन मिल जाएगी। 60 साल के जब हो जाएंगे तब ये पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर जो हैं वो कुछ कंडीशंस पे इस स्कीम से एग्जिट भी कर पाएंगे। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो उसका स्पाउस जो है वो कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करके पैसा बाद में ले सकता है। अगर 60 साल के बाद में डेथ होती है तो पेंशन जो है स्पाउस को मिल जाएगी। स्पाउस भी मर गया तो जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो इसका एम है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है एम्प्लॉयर्स के ऊपर, अलग अलग सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के, कि वो जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंडर। और उनको एनकरेज किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को वो हायर करें। यहाँ पर वो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड है ईपीएफओ से, या फिर उनके जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, उन पर ये जो है योजना एप्लीकेबल है, जिनकी जो वेज है वो 15,000 से कम है पर मंथ। इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि वो हायर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग को इनकरेज किया जाएगा। सेंटर जो है कुछ फंड भी प्रोवाइड करेगा शुरुआत के 2 सालों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के शेयर्स के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें। और इसको ईपीएफओ ही क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो कौन सी स्कीम जो है वो न्यूज़ में है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो अभी रिवाइज हुई हैं। क्विक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स है, जो हमारे भारत की खुद की ब्रीड्स हैं, ऐसी कैटल, ऐसी ब्रीड्स जो कि मिल्क देती हैं हमें, ठीक है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं। ये सब स्कीम है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की। यहाँ पर जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, पर्टिकुलरली वीमन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। 2026 तक का इसका टेन्योर है। ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है बोवाइंस का, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करेंगे, हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स जो हैं उनको प्रोपेगेट करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ किया जाएगा, साथ ही साथ में जो इंडिजीनियस कैटल और बफेलो रेयरिंग है उसको और प्रमोट करेंगे। फंडिंग क्या है? तो 5,000 रुपये जो है हर IVF प्रेगनेंसी को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फार्मर्स वो IVF प्रेगनेंसी के लिए पार्टिसिपेट करें, जिसमें 50% सब्सिडी जो है 50% तक दी जाएगी। जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है उसको प्रमोट करने के लिए 100% ग्रांट इन एड दिया जाएगा दूसरे कंपोनेंट्स के लिए। की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है? हाई जेनेटिक मेरिट जर्म प्लाज्मा को अवेलेबल किया जाएगा, एआई कवरेज को बढ़ाया जाएगा, डेवलप करेंगे, कंजर्व करेंगे इंडिजीनियस ब्रीड्स का, स्किल का डेवलप करेंगे, फार्मर्स को अवेयर करेंगे, और जो भी एक्टिविटीज़ जो हमारे कैटल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो की जाएंगी। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो स्टेट लेवल पर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और मिल्क फेडरेशन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रल लेवल पर फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ICAR और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली जो आपकी एजेंसीज, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। कैसे, ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पर्पस क्या है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो हम लेकर आना चाहते हैं। जो हमारी ओशन या फिर जो हमारे मरीन प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जो फिशरीज़ है उसको हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसमें जो कौन कौन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, किस किस को बेनिफिट मिलेगा? तो फिशर्स को, फिश वर्कर्स को, SC ST वीमन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन, इन सबको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। कहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस करेंगे।
कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, तो कोल्ड वाटर फिशरीज डेवलपमेंट होगा, एक्वा कल्चर को ब्रैकिश वाटर और सलाइन एरियाज़ में एक्सपेंड किया जाएगा, मैरीकल्चर, सीवीड कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे हम फिशर्स का, जो कोस्टल फिशर कम्युनिटीज़ हैं उनका जो है होलिस्टिकली हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिवाइजेशन होगा फिशर्स का, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे जिससे कि छोटे छोटे मछुआरे हैं उनकी क्या हो, बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा फिशिंग वेसल्स के लिए, वेल स्ट्रक्चर्ड एक्सटेंशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और इन्वेस्टमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर रहेगा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट है, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, इन सबका इसमें इंक्लूजन होगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। इसकी स्कीम्स जो कि न्यूज़ में रही, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं। टाइम पीरियड इसका है 5 सालों का, 2020 से 2024 तक। कौन कौन बेनिफिट लेता है, तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एग्री एलिड एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग सेक्टर, इन सबको बेनिफिट मिलता है। नोडल बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया जाता है, तो एग्जिस्टिंग जो हमारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी और बिजनेस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लगभग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं इस स्कीम के अंडर। ठीक है, फोकस क्या करेंगे कि सीड कैपिटल प्रोवाइड कर सकें, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड कर सकें, क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट सपोर्ट दे सकें, और जो सपोर्ट है मार्केटिंग और ब्रांडिंग का वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें फ़ंड कैसे शेयर होगा, हमें पता ना सेंटर ही स्पॉन्सर्ड है, तो फंड कैसे शेयर होगा। दूसरी स्टेट्स में तो सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40 का रेशियो रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे रहता है 90-10 वही रेशियो यहाँ पर रहेगा। फिर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट जो है जैसे कि पेरिशेबल प्रोड्यूस भी है उसको आइडेंटिफाई करेगा, स्टेट अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एक एक फूड जो है आइडेंटिफाई भी करेगा। फोकस क्या है कि वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, अभी जो मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि 41 मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट्स बनेंगे अंडर दिस स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा जिससे कि सप्लाई चेन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर नई नई स्कीम्स और भी लॉन्च हुई हैं। ठीक है, पोटेंशियल बेनिफिट्स किस किस को मिलेगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, जो वेस्टेज होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो कम से कम होगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए इस स्कीम के अंडर। ठीक, कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इसमें क्या है कि 4 स्कीम्स इसके अंडर चल रही हैं, 4 सब स्कीम्स चल रही हैं। मेगा फूड पार्क्स की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे जिसमें सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे, फार्म गेट से कंज्यूमर तक हर जगह पर हम क्या करेंगे, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, NGO सबकी हेल्प इसमें ली जाएगी। क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करेंगे और प्रिजर्व करेंगे जो कैपेसिटीज़ हैं, हमारी जो कैपेसिटी है प्रोसेस करने की, प्रिजर्वेशन करने की, मॉडर्नाइजेशन की, फूड प्रोसेस करने की, वो सारी कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। फूड को सेफ बनाएंगे, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी पर ध्यान देंगे। स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, तो हम यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाएंगे फार्म गेट पर और मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स बनाएंगे फ्रंट पे, जिससे कि जो हमारा कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, कंज्यूमर तक जो फूड है वो सेफ तरीके से पहुँचे, अच्छी क्वालिटी का फूड पहुँच सके। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी कौन कौन सी स्कीम लेकर आए हैं, कौन कौन सी इनकी स्कीम्स हैं जो चर्चा में रही हैं, जिसमें पहली स्कीम है
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन प्रोग्राम साइन किया है, जिसमें इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलेगा कि वो पैंडमिक के लिए तैयार रहेगा और हेल्थ सर्विस डिलीवरी बढ़ जाएगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर के कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसमें IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम को बनाने की बात की जा रही है। टेन्योर 2021 से 2026 तक का है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि क्या करेगा, इफेक्टिवली हमारे जो फ्यूचर के पैंडेमिक्स डिजीज हैं उसके साथ में रिस्पॉन्ड कर पाएगा। देखो, जब पैंडेमिक आया था तो हमें पता है ना कि पैंडेमिक के टाइम पर कितनी ज़्यादा किल्लत हो गई थी। हमारा एजुकेशन सेक्टर पूरा ठप हो चुका था, हमारी बहुत सारी चीज़ें ठप हो चुकी थी और हमें सबसे बड़ी कमी नज़र आई हेल्थ सेक्टर में। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा था। कई सारे डॉक्टर्स की कमी देखने को मिली, कई सारी हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो गई थी, कई सारी मशीनें कम पड़ गई। तो मतलब क्या था कि हमें समझ में आया कि अभी जो हेल्थ सेक्टर है इंडिया का वो सफिशिएंट नहीं है, अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो उसी हेल्थ सेक्टर को अब हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाएंगे। लैब्स की भी कमी पड़ गई थी जब जांच हो रही थी, तो लैब्स इस बार बनेंगे और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं पैंडेमिक्स को स्टडी करने के लिए वो भी हम बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक हमें इसमें हेल्प कर रहा है, हमने अभी देखा ही है कि $1 बिलियन की हेल्प हमें मिल रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें, तो AV आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे अर्बन एरियाज़ में, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनेंगे रूरल एरियाज़ में। ठीक है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनेंगी, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब बनेंगी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनेंगे 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में। डिजास्टर एंड एपिडेमिक प्रिपेयरनेस को हम स्ट्रेंथन करेंगे। सर्विलांस जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ की वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। जो सर्विलांस कैपेसिटीज़ हैं पॉइंट्स ऑफ एंट्री में वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ भी हम सेट करने वाले हैं। और अगर स्कीम्स की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसका एम है कि हम डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे अभी जो गैप मिल रहे हैं हेल्थ सेक्टर में उनको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं इस मिशन के, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलना ज़रूरी है और एक आभा ऐप भी इसमें लाई गई है। 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिलेगा आधार या मोबाइल नंबर का यूज़ करते हुए। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनाई गई है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री होगी और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस भी बनाया जा रहा है। ई संजीवनी की बात करें तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने अनाउंस किया है कि सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो गया है ई संजीवनी का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ में। एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है जो कि स्ट्राइव करता है कि जो फिजिकल कंसल्टेशन ना हो पाए अगर, तो घर बैठे हम कैसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, तो ई संजीवनी की हेल्प से हम कंसल्ट कर पाएंगे। इसमें क्या है कि ई संजीवनी यूजर्स जो हैं वो ईजिली क्या कर पाएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को भी क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि अब ये दोनों जुड़ चुके हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 आई है, इसको हमने कल ही डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करते हैं। तो 6 कैटेगरी की जो रेयर डिजीज़ है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। इसमें जो इंसिडेंस है, जो प्रिवेलेंस है रेयर डिजीज़ का, उसको हम लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, एक सोसाइटी के रूप में ये काम करती है। इसके अंडर रिवॉल्विंग फंड्स जो हैं वो सेट किए गए हैं 13 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 2 लाख रुपए तक का, अगर किसी भी पर्सन को रेयर डिजीज़ हो गई है तो उसको 2 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। इसके इनिशिएटिव्स की बात करें तो फेम स्कीम काफ़ी ज़्यादा फेम में रही। मतलब क्या कि जो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम है ये चर्चा में रही है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पता चला कि जो फेम सेकंड सब्सिडी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो सिर्फ 52% ही, जितना टारगेट हमने सेट किया उसका 52% ही ये सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। फेम सेकंड जो है ये फोकस करता है कि जो पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्टेशन है ये इलेक्ट्रिक हो जाए, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन में ये फोकस कर रहा है। 2021 में ये लॉन्च हुई थी, 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगी। फेम स्कीम का जो फर्स्ट फेज़ था वो 2015 में लॉन्च हुआ था, अब ये सेकेंड फेज़ चल रहा है।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसकी कौन कौन सी स्कीम्स अभी न्यूज़ में है, तो इसकी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। इसमें कुछ फीचर्स सेक्टर स्कीम के, कुछ फीचर स्पॉन्सर्ड के हैं, इसे दोनों में इंक्लूड की जा रही है। पर्पस क्या है कि हर एलिजिबल फैमिली को हम क्या कर सकें, हाउसेस प्रोवाइड कर सके। 15 से 24 तक ये रहेगी। बेनिफिशियरी फैमिली जो है उनके पास में अपना कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दुनिया में कहीं पर भी, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया की बात की जाए, दुनिया के किसी भी कोने में उनके पास में कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी उनको यहाँ से घर मिल सकता है, वरना नहीं मिल पाएगा। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एजेंसीज़ को कि वो ऑल वेदर पक्का हाउसेज जो हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को 2024 तक प्रोवाइड कर सकें। बेनिफिशरीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो सकते हैं जिनकी इनकम जो है 3 लाख तक हो सकती है पर एनम। लो इनकम ग्रुप जिनकी इनकम 3 से 6 लाख तक की है, और मिडिल इनकम ग्रुप जिसकी इनकम एक साल में 6 से 18 लाख तक की है, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिशरी फैमिली में कौन कौन आएगा, हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स इसमें आएंगी। 4 वर्टिकल्स भी इसमें है। इन सीटू स्लम डेवलपमेंट है, फिर है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें 4 वर्टिकल्स पे काम करता हुआ नज़र आता है। ARHSC जो है इम्प्लीमेंटेशन थ्रू 2 मॉडल, 2 मॉडल से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक तो जो हमारे जो गवर्नमेंट फंडेड वैकेंट हाउसेस हैं उनको ही हम कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर दें लोगों के लिए। दूसरा क्या है कि हम पहले बनाएं, उनको ऑपरेट करें, फिर मेंटेन करें और फिर घर प्रोवाइड करें। CLSS कंपोनेंट इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, और कौन करता है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वीमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कोई एडल्ट फीमेल मेंबर जो फैमिली में नहीं है, तभी मेल मेंबर के नाम पर घर होगा, वरना फीमेल के नाम पर ही घर होगा। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है कि हम पॉवर्टी और जो वल्नरेबिलिटी है अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स की, उसको हम कम करना चाहते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्बन पुअर जो हैं वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउन हैं, जितने सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा है 2011 की सेंसस के मुताबिक, तो वो सारे एरिया यहाँ पर कवर होंगे। इसमें अर्बन पुअर जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। कैसे, स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं पुअर के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट एक मेंबर जो है हर अर्बन पुअर हाउस होल्ड से, और प्रेफर किया जाता है वुमेन को, वो क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर लाई जाएगी, उस नेटवर्क में लाई जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो लगभग 17% मेंबर जो है वो अर्बन पुअर होने चाहिए। 10 से 20 मेंबर इसमें हो सकते हैं, मिनिमम 5 लोग इसमें ऐसे होंगे जो कि डिफरेंटली एबल्ड हों। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री का जो रोल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, और कंसर्न स्टेट एजेंसीज़ का भी अब रोल जो है वो प्रोवाइडर्स बन गया है। वो कैसे हो गए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन लोगों के लिए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अगर हम बात करें तो पर्पस क्या है कि हम अपनी सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाना चाहते हैं। जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन है वो इसमें कवर होंगे। 2026 तक ये स्कीम चलने वाली है। इसमें साफ़ सफाई पर हम ध्यान देंगे, क्लीनलीनेस, हाइजीन जो है पब्लिक प्लेस में बनाए रखेंगे, एयर पॉल्यूशन को कम से कम करेंगे, होलिस्टिक सैनिटेशन ट्रीटमेंट करेंगे यूज़ वाटर का, और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, जन आंदोलन चलाएंगे। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था 5 सालों के लिए, इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने के लिए। उसके बाद में ये 2.0 आया है। आउटकम्स क्या क्या हमने देखे, स्टार रेटिंग लेकर आए हैं हम स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए। 3 स्टार गार्बेज फ्री बनाना चाहते हैं सारे टाउन्स के लिए। फिर जो स्टैट्यूटरी टाउन्स है वो एटलीस्ट ODF प्लस बन जाएं। जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो ODF प्लस प्लस बन जाएं। 50% जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन हैं जिसमें 1 लाख से पॉपुलेशन कम है वो वाटर प्लस बन जाएं। अब ये ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और ये जो वाटर प्लस है ये आपको याद रखना है कि ये किस किस चीज़ के लिए। ODF प्लस में क्या होता है, ODF प्लस प्लस में क्या होता है, वाटर प्लस में क्या होता है।
गार्बेज फ्री सिटीज़ की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा कि कंप्लीट सोर्स सेग्रीगेशन होगा। फिर क्या है कि वेस्ट के प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से की जाएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको हम रिड्यूस कर देंगे और जितने भी लीगेसी डंप साइट्स हैं उनको हम रेमिडिएट करेंगे। डिजिटल इनेबलमेंट की बात करें तो ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को हम और प्रमोट कर रहे हैं। अर्बन और रूरल कन्वर्जेंस को लेकर आ रहे हैं। चैलेंज फंड लेकर आए हैं। 10 लाख पॉपुलेशन, ऐसी सिटी जिसमें 10 लाख पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा है, तो उनको चैलेंज फंड दिया जाएगा 13,029 करोड़ का 5 सालों में। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण भी हर साल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है पूरी वर्ल्ड का। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है इसका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो कि जिन्होंने कहा है कि अभी हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100 स्मार्ट सिटीज़ इसमें बनाने की बात की गई है और ऐसी सिटी जो कि सिटीजन फ्रेंडली हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2023 तक का इसका टेन्योर है जो कि ख़त्म होने वाला, इसीलिए कई सारी सिटीज़ ने कहा है कि हमें और समय दो। ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इसमें। स्मार्ट सिटीज़ की डेफिनेशन बात करें तो कोई भी स्मार्ट सिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसके 1/3 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ में रहनी चाहिए, ऐसा डेफिनेशन मान सकते हैं। कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो अर्बन पॉपुलेशन कौन कौन सी है, उसमें स्टैट्यूटरी टाउन्स कौन कौन से हैं, इस बेसिस पर इसको सिलेक्ट किया जा रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में आते हैं। कम्युनिटी को कोर पे रखना है, मोर लेना है लेस से, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लेकर आना है, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना है, टेक्नोलॉजी जो है वो मीन्स होनी चाहिए ना कि गोल होना चाहिए, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये इसके 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। स्मार्ट सोल्यूशंस की बात करें तो ये गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वेस्ट मैनेज करना है, वाटर को मैनेज करना है, एनर्जी को मैनेज करना है, अर्बन मोबिलिटी को इंश्योर करना है, बाकी और काम जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात करें तो ये जो है एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर बना कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है। स्टेट ड्यूटी जो है या अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो प्रोमोटर्स इसके होते हैं, जिसमें 50-50 के इक्विटी शेयर होल्डिंग इसमें होती है। सेंटर इसको फंड देता है टाइड ग्रांट के रूप में, जो कि एक सेपरेट ग्रांट फंड में रखा जाता है। 2020 का कंसेप्ट क्या है? ये 100 डेज चैलेंज है, जहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग 20 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उनको बॉटम 20 सिस्टर सिटीज़ के साथ में पेयर कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जिस चीज़ में जिस एरिया में पीछे रह जा रहे हैं वो टॉपर से सीखकर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है जो दूसरी स्कीम्स, जैसे कि स्वच्छ तीर्थ। अभी क्या हुआ है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा से कहा गया है कि केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, रथ यात्रा जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस पर सफाई होनी चाहिए, सफाई मेंटेन रखनी है। यहाँ पे सफिशिएंट नंबर होने चाहिए क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स के, मैन और वीमेन दोनों के लिए। ठीक है। जो आपकी तीर्थ में जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए? टॉयलेट्स होने चाहिए साफ़। ठीक है, मैन और वीमेन के लिए। जितनी भी ईटरीज़ है वो सेंसिटाइज होनी चाहिए। गार्बेज कलेक्शन से के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि गार्बेज कैसे कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। इन सीटू प्रोसेसिंग होनी चाहिए फूड वेस्ट के। लार्ज स्केल पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लीनलीनेस के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है सवा निधि से समृद्धि प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कीम जो है ये 126 और ज़्यादा सिटीज़ पे अब ये लागू हो गई है। एम है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करनी है हमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है। अब ये पहले 2021 में लॉन्च हुई थी, अभी भी ये चल रही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। इसमें हम स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो ठेले लगा रहे हैं, जो हमारी गलियों में आते हैं सामान बेचने के लिए, या फिर जो रोड किनारे फड़ लगा रहे हैं, उन लोगों को इसमें सपोर्ट करा जाएगा। 1 साल तक का उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 7% पर एनम की, अगर वो टाइमली रिपेमेंट करते हैं। मंथली कैशबैक इंसेंटिव है 100 रुपये डिजिटल ट्रांजेक्शन में। ठीक है। 100 तक उनका इंसेंटिव रहेगा। हायर लोन एलिजिबिलिटी रहेगी उनके लिए, अगर फर्स्ट लोन को टाइमली उन्होंने पे कर दिया है तो दोबारा से वो लोन आसानी से उन्हें मिलेगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो भी इसमें कवर होती हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम्स को हम देखेंगे, जिसमें जल जीवन मिशन, हर घर जल। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी चर्चा में क्यों आ गई है? क्योंकि इसने जितनी भी हमारे टारगेटेड हाउस होल्ड्स हैं
उसका 50% हाउस होल्ड्स कवर कर लिए हैं। इसमें हम टैप वाटर सप्लाई देना चाहते हैं हर रूरल होम में, ठीक है। जो चिल्ड्रन हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं, आश्रमशालाज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। हर साल यहाँ पर क्या होगा, असेसमेंट होगा हर डिस्ट्रिक्ट में एक थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा। इसमें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं 2024 तक हर घर में। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की बात करें तो हम क्या करना चाहते हैं कि एडिक्वेट क्वांटिटी जो है एटलीस्ट 55 लीटर पर कैपिटा पर डे हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। 10,500 स्टैंडर्ड जो है ये हमारी क्वालिटी है कि इतनी क्वालिटी होनी चाहिए पानी की। रेगुलरली हम पानी को प्रोवाइड करें, ऐसे नहीं एक दिन पानी प्रोवाइड कर दिया 10 दिन तक पानी आ ही नहीं रहा है, वो नहीं चाहिए। फिर क्या है, रूरल गैप जो है हमारा रूरल अर्बन गैप, उसको हम ब्रिज करना चाहते हैं। 90 करोड़ रूरल पीपल को डायरेक्टली इसमें बेनिफिट मिलेगा। फोकस है सर्विस डिलीवरी पर, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एश्योर्ड सप्लाई कर रहे हैं पोर्टेबल वाटर की कि हर घर तक सप्लाई हो जाए, ठीक है। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं सिर्फ, बल्कि हर घर तक पानी पहुँचा भी रहे हैं। विलेज एक्शन प्लान जो है लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। हर जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका इसमें यूज़ होगा। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है कि ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी, हैवी मेटल्स मिल रहे हैं, तो उस ऐसे एरिया जहाँ पर ग्राउंड वाटर बेकार हो गया है वहाँ पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। ये एक मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है। पानी समितिज़ बनाई जा रही हैं हर गांव में, ठीक है, जिसमें 50% लोग जो मेंबर होंगे वो वीमेन होंगी, और जो कि वीकर सेक्शन से आते हुए लोग होंगे वो इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। वीमेन को हम एम्पावर करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सर्विलांस करी जाएगा, एटलीस्ट जो 5% हर गाँव में जिसको हम वीमेन को प्रेफर ज़्यादा करेंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो फील्ड टेस्ट किट्स जो को यूज़ कर सकें, वाटर की क्वालिटी को विलेज लेवल पर टेस्ट कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओ, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगी, अवेयरनेस फैलाते हुए भी नज़र आएंगी। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है। साथ ही साथ में इस किस पर्पज़ के लिए लाई गई है, तो ये जो है हमारी जो गंगा है, गंगा अभी हमने देखा कि गंगा गंदी हो गई है, गंगा पॉल्यूटेड हो गई है, गंगा में बहुत पॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसको हम साफ़ करने के लिए ये जो है लेकर आए हैं। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर ये कवर होती है। वर्ल्ड बैंक में इसमें फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कि 5 सालों तक लोन प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें हम गंगा को शुद्ध तो है ही, लेकिन पॉल्यूटेड हो गई तो उसको हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी कोशिशें हमने की हैं गंगा को साफ़ करने के लिए, जैसे कि हम क्या करके लेकर आए, 1985 से कोशिश चल रही है कि गंगा जो पॉल्यूटेड हो गई उसको हम ठीक कर सकें। गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट लेकर आए, फिर सेकंड प्लान आया, थर्ड प्लान आया हमारा जिसको हम नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बोलते हैं, फिर नमामि गंगे मिशन आया, फिर उससे पहले हमारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी थी, और 2015 में आया नमामि गंगे मिशन। गंगा को रेजिमिनेट हम करना चाहते हैं। निर्मल गंगा, ज्ञान गंगा, जन गंगा, अविरल गंगा, इसके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी स्कीम्स कौन कौन सी न्यूज़ में रही, तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। इसमें चाइल्ड लेबर जो है उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि भाई कोई बच्चा कहीं पे काम कर रहा था, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं काम नहीं करोगे तो वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये इसमें इंश्योर किया जाता है। 14 साल के कम बच्चे हैं या फिर एडोलसेंट्स हैं जो 18 साल के कम हैं और उनको हमने चाइल्ड लेबर में लगा रखा है, तो अब उसको तो हमें बंद करना है। तो अब उनको कैसे, उनको खाना पीना, उनकी एजुकेशन, उनका न्यूट्रिशन, इन सब का इसमें ध्यान रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब से उनको बचाना है, उनको अवेयर करना है, इसके लिए ये स्कीम लाए हैं। 2 तरीके से रिहेबिलिट हम कर सकते हैं। जो 5 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा। जो बच्चे 9 से 14 साल के हैं तो उनको हम क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में लेकर जाएंगे, जिसमें एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उनको मेन स्ट्रीम फिर कर देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़,
ये बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर, ठीक है, जो कि सर्वे करेंगी चिल्ड्रन जो कि इस चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगी और उनको फिर बचाएंगी। फिर है पेंसिल। पेंसिल क्या है? पेंसिल है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल। ये पोर्टल है जो कि बेटर तरीके से इस स्कीम को मॉनिटर कर सके। इसमें रजिस्टर कर सकते हैं नई स्कीम, नई कंप्लेंट जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं, चाइल्ड को रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट स्टेटस कहाँ पहुँचा उसको ट्रैक कर सकते हैं, सर्कुलर्स को चेक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी इस पॉलिसी से रिलेटेड वो भी ले सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं जो इंडिया ने रेटिफाई की हैं जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हैं, वो है ILO कन्वेंशन 182 एंड वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड ILO कन्वेंशन 138 ऑन दी मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चाइल्ड लेबर जो हमारे प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, ये चिल्ड्रन को किस किस चीज़ में प्रोहिबिट करता है? तो कोई भी ऑक्यूपेशन में अगर कोई बच्चा 14 साल से कम का है, कोई भी वो ऑक्यूपेशन में है, तो वो चाइल्ड लेबर में ही आएगी। और 18 साल से कम का है और कोई खतरनाक काम कर रहा है, हजार्डस काम कर रहा है, तो भी वो चाइल्ड लेबर है। नेक्स्ट है हमारा MSME की जो मिनिस्ट्री है, उसने नई स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च की हैं? तो नई स्कीम है लीन स्कीम, MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम, जिसका एम है कि हम लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और उनको इंसेंटिवाइज कर सकें कि वो लीन लेवल्स को अचीव कर पाए जितने भी MSMEs हैं। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? फोकस करती है कि मिनिमाइज़ कर सकें हम वेस्ट को और प्रोडक्टिविटी को हम सबसे ज़्यादा बढ़ा सकें। जितने भी MSMEs हैं जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इस फुर्ती एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स के लिए भी ये ओपन है, ये जो स्कीम है। एप्लीकेशन क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का? वेस्ट को कम करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाए। गुड मैनेजमेंट सिस्टम्स लेकर आने हैं और जो कल्चर है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, वो हमें लेकर आना है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना ही करना है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी क्या हुआ है? इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। क्या मॉडिफिकेशन हुई है कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अब इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर्पस क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी है जो MSE का, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। फंडिंग जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर्ड है और टेन्योर है 2021 से 2026 तक का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो हमारी माइक्रो एंड स्मॉल हमारी एंटरप्राइज हैं उनको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, उनको ग्रोथ कराना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को भी हम यहाँ पर सेट करेंगे जो कि टेस्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, रॉ मटेरियल डिपो की तरह काम करते हुए नज़र आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक क्लस्टर की? तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज होने चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो है लोकेटेड होंगे, जो कि एक जोग्राफिकल एरिया से बियॉन्ड जा सकते हैं, जो कि सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स को बना रहे हों और कॉमन चैलेंजेस से जूझ रहे हों। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात करें तो ये टेंजिबल एसेट्स जो हैं उसको बनाते हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट में। बस इतना ही हमको इसमें याद रखना है। अभी जो नई नई मॉडिफिकेशन हुई है उसको भी चलो देख ही लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, माइक्रो विलेज, वीमेन ओन्ड और SC/ST ओन्ड यूनिट्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। इसको इम्प्लीमेंट करती है जो हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो, और क्वायर बोर्ड जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। 25 से 26 तक का इसका टाइम पीरियड है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर्स के लिए कि जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सके अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। कौन कौन सी दो स्कीम्स ऐसी थी जिसको मिलाकर ये बनाई गई है? तो स्कीम्स के नाम है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कौन कौन एलिजिबल है? तो 18 साल से बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं वो एलिजिबल है जिन्होंने 8th क्लास है उतनी तो पढ़ाई उन्होंने की ही हो, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशरी जैसे SC/ST, एक्स सर्विसमैन, NER, वीमन, डिसेबल्ड, ये सारे लोग इसमें आएंगे। ट्रांसजेंडर्स ये भी इसमें आएंगे। किस तरीके से मदद की जाएगी? नेचर ऑफ असिस्टेंस की बात करें तो एप्लीकेबल होगा सारे जो नए वायबल
माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए मैक्सिमम कितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट इसमें होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक की। फैमिली में कौन कौन होगा, तो एक पर्सन एक फैमिली से ही इसमें मदद ले सकता है। मॉडिफाइड या रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो रिवैम्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये जो है 2005 में लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी पुरानी स्कीम है। ये क्या करती है, कोलेटरल फ्री लोन्स देती है एमएसएमईज़ के लिए और उनको मोटिवेट करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, बेनिफिट जो है वो कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल जाएगा एमएसएमईज़ के लिए। एनुअल गारंटी जो है फ्री जो लोन है उनकी फ़ीस 1 करोड़ तक की जो है उसमें 2% तक कम कर दिया गया। 2% तक पहले थी, अब जो है 0.37% तक की उसकी फ़ीस कर दी गई है, तो कम कर दी गई है। जो गारंटी के लिए जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है और जो क्लेम सेटलमेंट है वो भी काफ़ी इजी कर दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करती है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ठीक है, जो कि और सिडबी और जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, इन दोनों ने मिलकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ट्रस्ट बनाया है और यही इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर है रिवैम्ड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, ये 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो सकें, इंडियन कंपनीज को ग्लोबली हम कॉम्पिटिटिव बना सकें और हमें ईजिली कैपिटल मिल सके। अभी जो सर्टिफिकेशन सब्सिडी है 80% मिलती है माइक्रो एंटरप्राइज़ के लिए, 60% स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए, 50% मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए मिलती है। 10% की एडिशनल सब्सिडी भी मिल जाती है इन सर्टिफिकेट्स पे, अगर जो एमएसएमईज़ हैं वो वीमन SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ओन्ड है तो। 5 लाख पर एमएसएमई जो है वो अवेलेबल होगा हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी सपोर्ट के लिए। ठीक है, इस सर्टिफिकेशन में। दूसरी स्कीम जो कि न्यूज़ में है तो है रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2021 से 25 तक है। फंडिंग वर्ल्ड बैंक और हमारी जो सरकार है केंद्र सरकार वो इसमें फंडिंग कर रही है। चिल्ड्रन पर फोकस किया जा रहा है। जो एमएसएमई की कैपेसिटी है नेशनल लेवल पर उसको और ज़्यादा हम बढ़ाना चाहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी फर्म कवरेज जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में एनवायरमेंट और सोशल असेसमेंट अब मैंडेटरी हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आता है। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसईज एक्सपोर्टर स्कीम, इसमें हम जो एमएसएमईज़ हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोवाइड करें। इसको इम्प्लीमेंट करती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एमएसईज एक्सपोर्टर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज्ड हैं, जो कि वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास में एक्सपोर्ट कोड है, जिनके पास में जो कि 3 साल से पुराना ना हो और प्रीमियम पेमेंट उन्होंने की हो, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2021 से 2025 तक ये इसका टाइम पीरियड है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके एमएसएमईज़ की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और सिक्किम में। ठीक है, इसमें क्या है कि नए जो आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जियो टैगिंग की जाएगी, प्रोजेक्ट की डेवलप किया जाएगा, नए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का और टूरिज्म सेक्टर को भी हम डेवलप करेंगे। तो आज हम अपना सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो है हमारा लास्ट पार्ट रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स का और कल सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। आज लगभग 1 घंटे का हमारा सेशन हो पाया है। अगर हम और लंबा करेंगे तो सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी, कौन सी सेंट्रल सेक्टर्ड है, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कौन सी स्कीम किसके अंडर आती है, फिर सारी मैगी और खिचड़ी पास्ता सब बन जाएगा आपके दिमाग में। इसीलिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और कल जो है कंप्लीट कर लेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को। अगर आपको लगा कि हाँ ये सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ, कुछ तो समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है, बूस्ट अप हुआ है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो कल आपका वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन पाते ही आप उसको देखेंगे और ख़ुद को और अपडेट कर पाएंगे, प्रीलिम्स में रॉक कर पाएंगे।